नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आज की यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड तथा हाई लेवल के रहने वाले हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर के भी सम्मिलित किए गए हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। तो यहाँ आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो किन चीज़ों का निर्माण करते थे? पत्थर की मुहरें, बिल्कुल सही है यहाँ पर कथन कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की मोहरों का भी निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत एक मुहर आपको देखने को मिलती होगी कि जिसमें बैल को भी दर्शाया गया है, और कई मुहरें विभिन्न प्रकार की बनाई जाती थी। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, बिल्कुल ये भी यहाँ पर कथन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य के तौर पर पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र भी देखने को मिलते हैं। लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। तो यहाँ आपको एक बात बतानी है जो कि इम्पोर्टेंट है। लोहे का प्रयोग आपके सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है, तो इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है ये प्रयोग देखने को मिलता है वैदिक काल के बाद, यानी कि वैदिक काल में भी कुछ प्रयोग देखने को मिलता है, और उसके बाद महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग भारी मात्रा में देखने को मिलता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार से लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सोने के बर्तन भी बनाते थे और सोने के आभूषण भी पहनते थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि कथन जो 3 है, मतलब कि सी, 3 का मतलब सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, और बाकी सारे कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो सी को यहाँ पर काट दीजिएगा आप, इसमें सी लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, केवल ए और डी। अगर ए और डी के साथ बी भी दिया होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को, या संसद को, या न्यायपालिका को, या अटॉर्नी जनरल को? तो अगर आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान की जो व्याख्या करता है उसका जो अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 3। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी, पटवारी या जो लेखपाल होता है उसका जो मुख्य कार्य कौन सा होता है या उत्तरदायित्व कौन सा होता है? उसका जो मुख्य उत्तरदायित्व होता है वो होता है भूमि का मापन तथा आलेखों को सुरक्षित रखना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 4। मीथेन जो गैस है किसका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, मीथेन किसका मिश्रण है? तो मीथेन जो होती है उसमें कौन कौन सी होती है गैस? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 5। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया?
तो यहाँ पर एक बात आप लोग जो हैं वो याद रखिएगा, यहाँ पर किसकी बात करी गई है, गुरुमुखी में संकलित किया गया। गुरुमुखी पंजाब की जो पंजाबी लिपि है वो कौन सी लिपि है, गुरुमुखी है। ये बात आप याद रखेंगे। जो पंजाबी भाषा की लिपि है, किसकी भाषा की, जो पंजाब की जो भाषा की लिपि है यानी कि पंजाबी भाषा की लिपि है उसको कहते हैं गुरुमुखी। और यहाँ पर आपको बताना है कि अपनी कृतियों को भी सम्मिलित करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को भी गुरुमुखी में संकलित किया। उस शख्स का नाम आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु अंगद थे या गुरु अर्जुन थे या गुरु तेग बहादुर थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु अंगद। कौन थे, गुरु अंगद थे, जिन्होंने क्या किया था कि बाबा गुरु नानक की भी रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। यहाँ पर आपको दो गुरु नजर आ रहे होंगे, गुरु अर्जुन और गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर का जो सर है यानी कि उनकी भी हत्या औरंगजेब ने की थी और गुरु अर्जुन देव की भी हत्या औरंगजेब ने की थी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। किसको प्रोत्साहित करती है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। कथन ए कहता है कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जातिगत यानी कि जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनको आरक्षण देना भी सामाजिक न्याय को ही प्रोत्साहित करता है। और कथन बी कहता है कि न्यूनतम यानी कि कम मेहनताना कानून पारित करना, ऐसा कानून पारित करो जिसमें कि मेहनत कम हो। ये दोनों ही किस चीज को दर्शाते हैं, यानी कि सामाजिक न्याय को ही दर्शाते हैं, यानी कि प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर कथन ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे, कथन ए और बी दोनों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो कथन ए कहता है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। कहने का मतलब है कि जो ठंडी धाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर जल को ले जाती हैं, जो कि बिल्कुल सही कथन यहाँ पर दिया गया है। कथन बी कहता है कि लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है। आपको मालूम होना चाहिए लेब्राडोर कैसी जलधारा है। जो लेब्राडोर है एक जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर कथन नंबर सी कहता है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जिस स्थान पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं तो जो उस क्षेत्र का निर्माण होता है वहाँ पर क्या होता है कि मछलियाँ अधिक से अधिक मात्रा में आ जाती हैं, जिसको कह सकते हैं कि विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र। तो यहाँ पर यह भी कथन एकदम राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन जो है बी केवल गलत है। तो कथन यहाँ पर ए और सी राइट हो जाएंगे। कथन ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया, ए और सी सही हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां या मानव विकास। तो यहाँ आपको बताना है कि भूगोल शिक्षण के जो मुद्दे होते हैं वो कौन कौन से मुद्दे होते हैं या उन मुद्दों को विकास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो संसाधन और संरक्षण के बारे में बात की गई है बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे भूगोल के अंतर्गत संसाधन के बारे में, उनके प्रकार तथा उसके संरक्षण के बारे में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भूगोल शिक्षण के संसाधन और संरक्षण एक प्रकार से मुद्दे होते हैं। विकास और विस्थापन, आप विकास और विस्थापन भी पढ़ते हैं तो ये भी यहाँ पर कैसा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि कथन बी भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी कहता है कि विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ये जो यहाँ पर कथन दिया गया है एकदम कैसा कथन होगा, गलत कथन हो जाएगा। क्योंकि
विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन यानी कि किस क्षेत्र का यह शिक्षण कार्य है? ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का एक मुद्दा है। किसका है ये? राजनीति विज्ञान का एक मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है? कि विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भेदभाव, सामाजिक मतलब कि सामाजिक न्याय से संबंधित इसमें प्रमुख चुनौतियों का भी अध्ययन किया जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यानी कि जो कथन यहाँ पर सी दिया गया है वो कैसा होगा? एकदम गलत होगा, क्योंकि यह जो विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां जो होती हैं वो किस चीज़ का मुद्दा है? वो है आपकी राजनीति शिक्षण का मुद्दा। मानव विकास का भी अध्ययन किया जाता है भूगोल शिक्षण के अंतर्गत। तो कह सकते हैं यहाँ पर सी को छोड़कर सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ए बी डी। तो यहाँ पर ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। यहाँ पर बात की गई है कि कौन सा लिंग यानी कि जेंडर जो कि रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये बात हमेशा आम लोगों द्वारा कही जाती है, लेकिन ये तो कैसी बात हो गई? यहाँ पर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती नहीं देगी। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये भी यहाँ पर कथन कैसा है? सही है, लेकिन ये भी रूढ़िवाद धारणा को चुनौती नहीं देता है, जबकि ये रूढ़िवाद धारणाएं हैं। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, यही कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि महिलाएं वाहन चलाने में सक्षम नहीं होती हैं, यही रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है। लेकिन जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। आम लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ पालन पोषण करने वाली होती हैं, खाना बनाने वाली होती हैं। ये जो सभी यहाँ पर बात की गई हैं, ये जो सभी बातें हैं यहाँ पर, ये रूढ़िवाद धारणा को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि चुनौती कौन देता है? कौन सा कथन चुनौती देता है? तो चुनौती की अगर बात की जाएगी तो चुनौती केवल ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर देता है कि महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 10। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिएगा। यहाँ पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा, यानी कि जल ऊर्जा या जल विद्युत। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परंपरागत जो स्रोत होते हैं इसमें से कौन से परंपरागत स्रोत के समूह होंगे। एक बात यहाँ पर आप समझिएगा, परंपरागत स्रोत की अगर बात की जाएगी, परंपरागत वे स्रोत होते हैं, कैसे स्रोत होते हैं? जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? मतलब कि एक बार इनको प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। ये मतलब कि समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। कैसे संसाधन होते हैं? ये समाप्त वाले संसाधन होते हैं। इनको अनवीकरण संसाधन भी कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। इन संसाधन को किस नाम से जाना जाता है? अनवीकरणीय संसाधन भी इन्हीं संसाधनों को कहते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाएगी परंपरागत स्रोत कैसे होते हैं कि एक बार इनका प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन, इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत सम्मिलित किए गए हैं। और दूसरे प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं आपके नवीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा, ये सभी संसाधन जिन्हें नवीकरण संसाधन भी कहते हैं और अपरंपरागत स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संसाधन है ये आपके नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अनवीकरण संसाधन की बात हम आपसे कर ही चुके हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से संसाधन मतलब कि परंपरागत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल, जो कि एक बार प्रयोग करने के बाद उसको दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। प्राकृतिक गैस और ईंधन,
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें बायोगैस दे दिया गया है, तो बायोगैस आपका जो है ये मतलब कि अपरंपरागत स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। अपरंपरागत स्रोत का मतलब कि अनवीकरण, मतलब कि इसको पुनः उत्पन्न या प्राप्त भी कर सकते हैं। जल विद्युत तो खत्म होने वाली ही नहीं है, ना ही ज्वारीय ऊर्जा खत्म होने वाली है, तो ये संसाधन आपके नवीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। परमाणु ऊर्जा ये किसके अंतर्गत आएगी? सौर ऊर्जा। यहाँ पर सौर ऊर्जा दे दिया गया है, इसलिए ये भी कथन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा आपकी नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आ जाएगी। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 11। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें से किस गैस का प्रमुख संघटक है, यानी कि कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार। ऑप्शन 1 है कि ऑक्सीजन। आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21% है, मतलब कि 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.3% लगभग में, और नाइट्रोजन जो होती है ये पाई जाती है 78%। कितनी? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रमुख रूप से जो संगठन का काम करती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में, उस गैस का नाम हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 12। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांग थी? जो नारी आंदोलन चला था उनकी प्रमुख मांग क्या थी? महिलाओं के लिए मताधिकार अधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। जो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की जो प्रमुख मांग थी वो क्या मांग थी? कि महिलाओं के लिए मताधिकार होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 13। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैसा कथन यहाँ पर है? गलत कथन है। किसके संदर्भ में? भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था। जब भारत मतलब कि क्या नहीं हुआ था? आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले भी मतदान लोग करते थे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया, यानी कि कहने का मतलब है कि जब भारत यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उसी के बाद क्या अपनाया गया? प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया, मतलब कि लोकतंत्र को अपनाया गया। ये भी कथन कैसा हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कैसा कथन बताना है? गलत कथन बताना है। भारत में सरकार लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। बिल्कुल ये भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर कथन 1, 2, 3 जो कि एकदम सही हो जाएंगे, तो गलत कौन सा होगा? साधारण सी बात है, गलत चौथा वाला कथन हो जाएगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत में पहला चुनाव 1950 में हुआ था? नहीं हुआ था। जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951 या 52 के बीच में हुआ था। ठीक है। जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। और जो ये चुनाव हुआ था, पहला चुनाव, इसका जो चुनाव अध्यक्ष था उस अध्यक्ष का नाम भी आप याद रखिएगा, सुकुमार सेन। उस व्यक्ति का नाम क्या है? मतलब कि सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यापारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। यहाँ पर जो शिक्षक है वो क्या करता है कि भूगोल से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है भूकंप, यानी कि भूकंप टॉपिक पर चर्चा करेगा। यानी कि इस भूकंप टॉपिक को बच्चे किस ढंग से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तो अगर आप बताओगे भूकंप के प्रकार या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करेंगे या भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो सबसे विशिष्ट यानी कि जो सबसे उपयुक्त कथन होगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में आया है उसमें क्या मुहैया करवाया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पर बात की गई है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो कथन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, यानी कि महिलाओं को भी संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। ये कहता है आपका जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है उसमें इस चीज की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का उत्तराधिकार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 यहाँ पर आ चुका है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। शिक्षक के पास क्या क्या है, यहाँ पर एक ग्लोब है और उसके पास है प्रकाश स्रोत, यानी कि शिक्षक ग्लोब और प्रकाश स्रोत की मदद से बच्चों को क्या क्या चीज बता सकता है, मतलब कि क्या क्या चीज दर्शा सकता है। परिक्रमण, दिन रात कैसे होते हैं, या मौसम परिवर्तन, या वर्षा का वितरण। तो अगर यहाँ पर जो शिक्षक ग्लोब और प्रकाश स्रोत की सहायता से मतलब कि परिक्रमण को भी दर्शा सकता है, दिन रात कैसे होते हैं ये भी दर्शा सकता है, मौसम से संबंधित परिवर्तन को भी दर्शा सकता है, लेकिन वर्षा का वितरण नहीं दर्शा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यानी कि जो कथन यहाँ पर डी है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट होंगे वो होंगे ए बी सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 17। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। जो आपका अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, 1989, जिसे कहते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम में किस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था, बताना है आपको। दलित एवं अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित केवल अल्पसंख्यक। तो ये जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है, अत्याचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम में जो न्याय दिलाने की बात की गई थी वो बात की गई थी आदिवासी एवं दलित लोगों को न्याय दिलाने की, आदिवासी एवं दलित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने की बात की गई है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 18। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। खेती के अधिकार को लेकर, या मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। ये भी जो क्वेश्चन है इसका आप कॉमन सेंस लगाकर ही जवाब दे सकते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर बात की गई कि जो तवा बांध है उस क्षेत्र के जो लोग हैं कि 1990 के दशक में अपने जीवन यापन के लिए, यानी कि जीवन को चलाने के लिए कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। जो बांध क्षेत्र होगा, बांध क्षेत्र में लोग अक्सर क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं बांध वाले क्षेत्र में, मतलब कि वहाँ पर उसके लिए सिंचाई करने के भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ मछली पकड़ने का अधिकार के लिए उन्होंने संगठित मतलब कि संगठन बनाए थे। कब बनाए थे, 1990 के दशक में बनाए थे तवा बांध क्षेत्र के लोग। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार। जो मछली पकड़ने का अधिकार है, यानी कि लोग कहाँ मछली पकड़ेंगे, साधारण सी बात है बांध क्षेत्र में पकड़ेंगे, या तटीय यानी कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में भी पकड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या
विविधता का उचित प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? विविधता। यहाँ पर बात की गई है विविधता का उचित प्रतीक है। जो विविधता होती है, विविधता का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है, ये भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको बता देना है कि राजनीति में विविधता यानी कि समानता और इससे जुड़े कई मुद्दों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एक रूपता को बढ़ाता है। जो विविधता होती है वो क्या लोगों में भेदभाव को बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता है। विविधता की बात की गई है यहाँ पर, एक रूपता को बढ़ाता है। यह लोगों के बीच एक रूपता मतलब कि एक लोग कैसे हैं, एक रूप में ही दिखते हैं। जो विविधता बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ये भी कथन गलत हो जाएगा। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, असमानता को नहीं स्वीकारता है जबकि विशिष्टता को स्वीकारता है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 20। कथन, और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी। कथन ए कहता है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल सही कथन, मतलब कि सही बात यहाँ पर भी की गई है कि जो चोल मंदिर थे, ये चोल मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं कहाँ पे? दक्षिण भारत में। ठीक, तो जो ये मंदिर थे, कैसे मंदिर? जो चोल मंदिर, यानी कि जो चोल सम्राटों द्वारा जो मंदिर निर्माण किए गए थे, ये मंदिर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल सही कथन है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है। ए सही, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे हैं? सही हैं। ए बी दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण बी है। बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो कथन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और कथन जो दोनों है, कथन तो दोनों यहाँ पर सही हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी। इस चीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। आत्मन का संबंध क्या होता है? ये क्वेश्चन हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं, जो कि हमने आपके लिए कितनी क्लास लाई हैं? कक्षा 6 की एनसीईआरटी पूरी करवा चुके हैं। मतलब कि उसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति और कक्षा 7 की भी एनसीईआरटी पूरी करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाइएगा और उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर जो बात की गई है आत्मन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वर्ष में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। आत्मन, आत्मन का आप समझिएगा, जो सूर्य द्वारा जो प्रकाश आता है यानी कि जो ऊर्जा आती है उसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे कहते हैं आत्मन। यानी कि पृथ्वी उसको क्या करती है? रोक लेती है। जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा आती है, यानी कि जो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है, जो पृथ्वी रोक लेती है, उसी को कहते हैं आत्मन। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो साधारण सी बात है, सूर्य ऊर्जा के साथ हो जाएगा, जिसको अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसकी डेफिनेशन भी आपको दे चुका हूं कि जो पृथ्वी होती है, सूर्य की जो ऊर्जा आती है उसको क्या कर लेती है? अवरोध, यानी कि रोक लेती है, तो उसे ही कहते हैं आत्मन। तो इसका संबंध किसके साथ हो जाएगा? सूर्य ऊर्जा के साथ हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 22। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आपको पैटर्न देखने को मिलता है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो लक्षण दिए गए हैं ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की आपको पहचान करनी है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर ही जल जाता है। ऐसी कौन सी वायुमंडल में परत है जिसमें उल्कापिंड आते ही क्या होता है? जलने लगता है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं ये आपकी होती हैं मध्य मंडल में। कौन से मंडल में होती हैं? मध्य मंडल में होती है। जो मध्य मंडल होता है उसमें उल्कापिंड आते ही जल जाता है और ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? मध्य मंडल होगा। अगर बात करें यहाँ पर क्षोभ मंडल की, जो क्षोभ मंडल होता है इसमें क्या होता है? मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा। ठीक है ना? तो यहाँ पर
क्षोभ मंडल की बात भी हो गई। अगर समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओजोन मंडल के भी नाम से जानते हैं। समताप मंडल जो कि होता है वायुमंडल का एक प्रमुख परत, जिसमें कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। तो यहाँ पर समताप मंडल की बात हो गई। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो तो यहाँ पर था आपका मध्य मंडल। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? आपको बताना है कि जो सुंदरवन डेल्टा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुंदरवन डेल्टा जो है आपका कहाँ पर है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है, आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है। ठीक, इसको बताएंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखते हैं जो कौन सी नदियाँ इसका निर्माण करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको इसका जो कमेंट बॉक्स में क्या जवाब देना है कि जो सुंदरवन डेल्टा है ये किस राज्य में है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है और यहाँ पर कथन बी दिया गया है। कथन ए कहता कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। बिल्कुल सही कथन है। जब आप मतलब कि क्लास 7 यानी कि कक्षा 8 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक चैप्टर है कि रेगिस्तान में जीवन। तो वहाँ पर एक कथन दिया गया है आपका रेगिस्तान, जो कि वहाँ पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एक मतलब कि कोने साइड में उस पुस्तक में दिया गया कि आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, तो उसी में एक पॉइंट दिया रहता है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। तो जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ढूंढकर ही क्वेश्चन को सेट करता है। तो जो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पर कथन ए है वो तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कथन बी है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। यानी कि जो इसको कहने का मतलब जो हरा भरा मैदान है किसको दर्शाते हैं। वहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान की जो गुफाएं हैं वहाँ पर कौन कौन से चित्र मिले हैं? मगर के भी मिले हैं, हाथी के भी मिले हैं, शेर के भी मिले हैं, पशु के भी मिले हैं। इस आधार पर जो आपके कौन है जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि जो एक समय पहले यानी कि रेगिस्तान हरा भरा मैदान था। यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बिल्कुल राइट आंसर है। जो डॉल्फिन होती है एक प्रकार की मछली होती है जो कि स्वच्छ जल में पाई जाती है। कैसे जल में पाई जाती है? स्वच्छ जल में पाई जाती है। ये अक्सर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में देखने को मिलती है। ये भी कथन कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ये भी सही है। यानी कि डॉल्फिन जो राज्य यानी कि जो अभयारण्य है ये बिहार राज्य में स्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का भी पता चलता है। जो डॉल्फिन मछली होती है ये अक्सर आपकी किस जल में पाई जाती है? आलवड़ जल में पाई जाती है। यानी कि लवणीय जल में नहीं पाई जाती है, एकदम स्वच्छ जल में पाई जाती है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी स्वच्छता का भी पता चलता है। यानी कि ए बी सी तीनों ही कथन कैसे हैं यहाँ पर? सही हैं। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी तीनों यहाँ पर सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो यहाँ आपको बताना है अगर आप एक शिक्षक या शिक्षिका हैं तो आपका प्रमुख लक्ष्य सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होना चाहिए? आप बच्चों को क्या कंठस्थ याद करवाओगे? बिल्कुल, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, गलत हो जाएगा। कंठस्थ कराना, याद कराना, रटाना, ये सभी जो पॉइंट हैं ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं। बच्चों के साथ ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। यानी कि हमेशा ही ऐसे कथन गलत रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो गलत
हो जाएगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा करना, ये भी गलत हो जाएगा। आपको जो लक्ष्य होना चाहिए वो कैसा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करने का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि पाठचर्या को आप पूरा करवाने का लक्ष्य रखेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण कराना भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है कि सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, ये ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 27। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? भीमबेटका से, होसंगी से, कुरनूल गुफा से, या उपरोक्त में से सभी जगहों पे। तो जो राख के अवशेष मिले हैं वो किस जगह से मिले हैं? वो आपके मिले हैं कुरनूल गुफा से। कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। आपकी कुरनूल गुफा कहाँ पर है? ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आपकी भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? ये है आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। होसंगी जो पुरा स्थल है, होसंगीपुरा स्थल आपका कहाँ पर है? ये जो होसंगीपुरा स्थल है ये आपका है कर्नाटक में। कहाँ पर है? ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि एक तरफ आपके दिए गए थे पुरा स्थल और दूसरी तरफ आपके दिए गए थे स्थान, उनको क्या करना था? एक दूसरे से करना था मिलान। तो यहाँ ये भी बात आप याद रखेंगे। तो कह सकते हैं जो इसका राइट आंसर होगा राख के अवशेष, तो वो मिले हैं आपकी कुरनूल गुफा से। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28। भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। इसको भी हम इसी पीछे वाले क्वेश्चन में इसको भी हम बता चुके हैं कि भीमबेटका पुरा स्थल किस राज्य में है। तो ये जो है भीमबेटका, ये है आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करे, उसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं, चैलेंजर विकास, सामूहिक विकास, या इन सभी को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी कि ऐसे संसाधन, मतलब कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग करो, सावधानी पूर्वक प्रयोग करो ताकि जो जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी उपयोग उन संसाधनों का कर पाए और आने वाली पीढ़ी भी उसको प्रयोग कर सकती है। तो कह सकते हैं ये जो डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा दी गई है ये दी गई है सतत पोषणीय विकास की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सतत पोषणीय विकास। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 30। कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली या चिकनी मिट्टी। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? हमेशा ही जो कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा मानी गई है वो मानी गई है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है ये भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? ये आपके मध्य प्रदेश यानी कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी अधिक मात्रा में पाई जाती है ये, और गुजरात में भी इस मिट्टी को देखने को मिलती है। यानी कि ये बात आप याद रखेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 31। 31 कहता है कि निम्न में से नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान, हुआंगसी नदी के मैदान, नील नदी के मैदान, या सभी। अक्सर आप लोग जानते होंगे कि जो नदी के मैदानी क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? वो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, चाहे जौन सी ही मतलब कि चाहे जिस नदी की बात की जाए। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी उपजाऊ है, हुआंगसी नदी का मैदान भी कैसा है? उपजाऊ है, नील नदी के मैदान भी उपजाऊ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 कहता है कि ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जो आपका ताजमहल है उसका रंग कैसा होने लगा है? पीला होने लगा है। जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गंधक, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर बात की जाएगी पीला रंग, जो कि वर्तमान में जो कि ताजमहल है उसका रंग कैसा होने लगा है? पीला। जिसका प्रमुख कारण है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कैसा कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।